हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 39। रिवा ने अपनी बातों से वंशिका का ध्यान बांट ही लिया था और वो थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी एक तरफा प्रेम कहानी सुनाने लगी और बोली, वो जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और मेरी साइकिल की चेन गिर गई थी। भाई उस दिन नहीं आए थे स्कूल, तो स्कूल के बाहर ही कुछ बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे। तब उसी ने साइकिल की चेन ठीक की, उन बच्चों को भगाया और तो और मुझे चॉकलेट देकर चुप करवाते हुए घर तक छोड़ने भी आया। उसी दिन उस पर क्रश हो गया था और उसके बाद धीरे धीरे मोहब्बत कब हुई पता ही नहीं चला। पर प्लीज ये बात आप उसको मत बताना। और ये कहते हुए उसने रिवा का हाथ थाम लिया, इस बात से अनजान की कोई था दरवाजे पर जो उनकी सारी बातें सुन चुका था। ये और कोई नहीं, दर्श था जो उसे देखने और दूध पिलाने आया था, लेकिन बाहर खड़े रहकर उसे ये सब सुनने को मिल गया। ये सब सुन वो समझ नहीं पाया कि रिएक्ट कैसे करे, पर कुछ पल बाद जैसे ही उसे पूरी बात वापस समझ आई, वो खुद में हैरान होकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और ये मोटू पॉसिबल कैसे है? ये मुझसे प्यार कैसे कर सकती है? यार, इतना ज्यादा लड़ते थे हम तो, लड़ते लड़ते मोहब्बत बीच में कैसे आ गई? और ये सब सोचते हुए पल पल उसकी हैरानी खुद में ही बढ़े जा रही थी। वो इन्हीं ख्यालों में गुम था कि तभी वंशिका रिवा से आगे बोली, पता है दी, जब तक मोहब्बत नहीं होती ना तो बिल्कुल नहीं होती, पर जब होती है तो इतनी जबरदस्त होती है कि इंसान कह नहीं सकता कि उसे मोहब्बत हुई है। जब मैं इस एहसास को पहली बार महसूस कर रही थी तो मुझे हैरानी भी हुई थी कि उस पतलू से मोहब्बत, छी। पर जैसे जैसे ये एहसास गहराते जाते हैं ना, तो सामने वाले इंसान की गलतियां भी प्यारी लगती हैं और वो इंसान भी। उसके सामने अब भी नाक मुंह चढ़ाकर दिखाती हूँ ताकि उसे शक ना हो, पर अंदर से मैं जानती हूँ ना, ये करके मैं खुद का दिल कितना दुखाती हूँ। पर कोई नहीं, क्योंकि कहने की हिम्मत मुझ में है नहीं और उसे मोहब्बत होगी ये किस्मत में नहीं। इसलिए जो चल रहा है चलता रहे, उसे कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं और आप कहेंगे नहीं, बाकी सब भगवान की मर्जी। और ये कहते कहते उसके चेहरे की उस मुस्कुराहट में एक उदासी झलक पड़ी, जिसे देखकर रिवा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो उसकी ओर देख एक मुस्कुराहट देते हुए आगे बोली, खैर, मेरी किस्मत और मोहब्बत की बात छोड़ते हैं और अभी सो जाते हैं, कल दादी माँ के पास जाना है ना मुझे। गुड नाइट। और ये कहते हुए अगले ही पल वो ब्लैंकेट ओढ़कर दूसरी ओर मुंह फेर कर सोने की कोशिश करने लगी, पर उसकी आंखों से फिर भी आंसू बह निकले। दूसरी ओर उसकी बातें सुनकर दर्श बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चला गया और रिवा भी चुपचाप सो गई। अपने कमरे में आकर दर्श इधर उधर चहलकदमी करने लगा और खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, उसे मुझसे इतने वक्त से प्यार है और मुझे पता भी नहीं। पर अब पता रहकर भी मैं क्या कर लूंगा? वो नहीं चाहती कि मुझे पता चले। कैसे बात करूंगा मैं उससे इस बारे में? ये सब सोचते हुए वो परेशान हो रहा था कि तभी सौरभ जी भी वहां आए, जो कब से उसकी बातें सुन रहे थे। फिर वो उसे देखते हुए बोले, मोहब्बत कब किससे कैसे हो जाए पता नहीं चलती, पर जब होती है तो बड़ी जोरदार होती है, उम्र भर उसका नशा नहीं उतरता। और ये कहते हुए उनके चेहरे पर खुशी और गम के मिले जुले अजीब से भाव नजर आ रहे थे। उनकी बात सुन दर्श उनकी ओर देखने लगा तो वो आगे बोले, देखो बेटा, खुद के मन में अगर उसके लिए कोई भावनाएं हो तभी उससे बात करना, वरना इसी तरह अनजान बने रहना, क्योंकि तुम्हारे ना जानने से उसे तसल्ली रहेगी और वो अपने आप को काबू कर पाएगी। पर अगर तुम जानते हुए भी उसकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं करोगे, तवज्जो नहीं दोगे, तो वो उसे और ज्यादा तोड़ देगी। इसलिए अपने बारे में श्योर हो जाओ तो ही उससे बात करना। और ये कहते हुए वो उसका कंधा थपथपाकर वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। वहीं दर्श भी उनकी बातों को सोचकर खुद को वंशिका से इस बारे में बात ना करने के लिए मनाते हुए सोने चला गया। यूं ही ये दिन भी बीत गया और वंश रिवा की शादी से पहले वाला दिन आया। रिवा वंशिका के साथ सुबह सुबह हॉस्पिटल आई और वंश और कल्याणी जी के लिए हल्का नाश्ता और चाय लेकर आई। वो सब हल्की फुल्की बातें करते हुए एक दूसरे का हालचाल ले रहे थे कि तभी वंश रिवा से बोला, सुनो मिस चिटचैट, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, 1 मिनट के लिए बाहर चलो। और ये कहते हुए रिवा का हाथ थामकर बिना उसे जवाब देने का मौका दिए वहां से बाहर ले गया। वहीं वंशिका हैरानी से उन्हें देखने लगी तो कल्याणी जी उससे बोली, जाने दे उन्हें, उसे सच में कोई जरूरी बात करनी होगी, तू मुझसे बात कर। और ये कहते हुए उन्होंने उसका ध्यान उस तरफ से अपनी ओर कर लिया तो वंशिका भी सब भूलकर उनसे बातें करने लगी। इस तरफ हॉस्पिटल के बाहर वंश खाली जगह देखकर रिवा को वहां लाया था कि उससे बात कर सके, तो रिवा उससे बोली, क्या हुआ सर, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? कोई सीरियस बात है क्या? दादी माँ ठीक तो है ना?
और ये कहते हुए उसकी आवाज में कल्याणी जी के लिए चिंता साफ झलक रही थी, जिसे महसूस कर वंश के मन में उसके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ रही थी और अपने फैसले पर दुख भी। इसलिए वो अपने मन में उसकी ओर देखते हुए बोला, माफ करना रिवा, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, चाहे तुम्हारी मर्जी से चाहे जबरदस्ती से, लेकिन कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा, वादा है मेरा। तुम्हारी नफरत भी सर आंखों पर इस वजह से, क्योंकि तुम्हें बचाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है तुम्हारी नफरत को सहने से। और ये सोचते हुए उसने अपने मंसूबों को पक्का किया और रिवा की ओर देखकर सीधे और साफ शब्दों में बोला, देखो, दादी माँ की इच्छा थी कि तुम उनकी बहू बनो, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, अभी कोर्ट में चलकर। और ये कहते हुए उसने आधा सच रिवा के सामने प्रस्तुत कर दिया। वहीं उसकी बातें सुनकर रिवा हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि एक पल को वो कैसे रिएक्ट करे। फिर उसने जो किया, उसने वंश को हैरान नहीं किया, बल्कि वो अपने मन में बोला, जानता था यही प्रतिक्रिया होगी तुम्हारी, आखिर तुम हो ही ऐसी, अपने जमीर पर कोई गलत बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं, पर यह मेरी मजबूरी है, माफ करना। और ये सोचते हुए अपने चेहरे पर झूठा गुस्सा लिए उसने जो रिवा से कहा, उसे सुन रिवा हैरान रह गई। क्या बोला वंश ने? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।